हेलो एवरीवन, ट्रेंडिंग एग्ज़ाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 वर्ण सी टेक एस टेक परीक्षा के लिए सबसे आसान भाषा में मैं अनुजा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कौन सी इकाई कहलाती है? सबसे छोटी इकाई। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। किससे के संयोग से? वर्णों के संयोग से। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि तथा चिन्ह दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ध्वनि और चिन्हों दोनों के लिए होता है। बोलने के लिए भी होता है और लिखने के लिए भी होता है। ठीक है, वर्ण की परिभाषा आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, सबसे छोटे जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं वो एक लाइन का होता है, सिंपल सा इसकी परिभाषा। वर्णों के समूह या माला को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को या माला को वर्णमाला कहते हैं। इकट्ठे जो माला की तरफ पिरोए होते हैं, एक एक मोटी पिरोए होता है, ऐसे एक एक शब्द पिरोए हो जाते हैं, तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। थोड़ा सा अगर हमें अपग्रेड करना होगा तो हम इसकी परिभाषा किस तरीके से देंगे? तो हम इसकी परिभाषा देंगे, किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध यानी सही तरीके से लिखे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने अपने हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुकी हूँ। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कृपया आप मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि आपको मेरी वीडियो को देखने से कुछ ज्ञान की ही प्राप्ति होगी। और यह मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र पे बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करके व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके समझ में और आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत हो। हिंदी की पकड़ मजबूत करने के लिए आपको हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उस पर पकड़ होना बहुत ही मजबूत है, उससे पकड़ होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता ना ली जाए वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पहला वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, यानी स्वर का क्या परिभाषा है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता ना ली जाए वह स्वर कहलाते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के प्रकार के नाम परिभाषा से ही समझाए हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को स्वर उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हिंदी वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? तो 52 यानी 52 होते हैं। ठीक है, स्वर को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। देख रहे हैं ना आप, मैं हमेशा पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर उसको आंसर देती हूँ। यानी कि पहले मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर उस जो परिभाषा है उन्हें मैं आंसर के साथ समझाती हूँ, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है,
पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में भी पढ़ते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो तुरंत बोल लिए जाते अ ई उ त्र, इजिली बोल लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, अ ई उ त्र, इजी, समय भी कम लगा। ठीक है, हर्ष स्वर आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ से पता ही चल रहा है कि बड़ा, ठीक है ना, दीर्घ बड़ा ही होता है। तो सिंपल है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ ओ। ठीक है, तो हर्ष स्वर में क्या होता है, कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर को यानी कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन, तो स्वर कितने थे हिंदी वर्णमाला में, 13, और व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, 35, यानी कि 35। ठीक है, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से फिर से रिपीट करते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए तीनों व्यंजनों को हम परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब टच होना, किसी को हम छूते तो वो हिंदी में क्या कहलाता है, स्पर्श कहलाता है ना, इसी ये स्पर्श व्यंजन पहला। इन व्यंजनों को बोलते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का स्पर्श होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं इन व्यंजनों को, तो इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख में कहीं 2 जगह हमारी जीवा टच होती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन का से माँ तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से माँ तक होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं, 25। ठीक है, देख लेते हैं का से माँ तक में, और स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं का से माँ तक को, वो भी जान लेते हैं। जो क वर्ण के जो है शब्द वर्ण जो है वो हम किससे बोलते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारा प्रेशर कहाँ पड़ता है, कंठ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कंठ पे। जब हम च वर्ण वालों का प्रयोग करते तो हमारा जब जीवा किससे टच होता है, तालू से होता है, टच होता है। ठीक है, स्पर्श कहाँ से होता है, तालू से होता है। ठीक है, ट वर्ण वालों को करते हैं तो मूर्धा से होता है, ता वाले को करते हैं तो दंत से होता है, और पा वाले को करते हैं तो ओष्ठ से होता है। इसीलिए इन्हें देख रहे हैं ना, सभी वर्ण जो हैं किसी ना किसी से अटैच है, टच है, इसीलिए इन्हें स्पर्श इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण, ये सही से सुनिएगा आप सब बच्चों, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को कि क्या होता है। बिल्कुल इजी है, मैंने जो ये परिभाषा लिखी है बहुत ही आसान तरीके से लिखी है। आप अगर ध्यान दें तो और मेरी बातों को सुने तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, बीच में होता है, यानी कि मध्य का मतलब बीच में होता है। स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, अर्थात ये आधा स्वर होता है तथा आधा व्यंजन होता है। ठीक है, ना ये तो पूरी तरह स्वर हुआ, ना ये पूरी तरह व्यंजन हुआ। ठीक है,
ये व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, व। कौन कौन से? या, कौन कौन से हैं? या, रा, या, रा, ला, व। ठीक है, तो ये व्यंजन कौन कौन से हो गए? या, रा, ला, व। ये पूरी तरीके से ना तो स्वर हुए ना तो व्यंजन हुए। ये इनका उच्चारण जो करते हैं तो क्रमशः क्या होता है? कहाँ? जीव, तालु, दंत और होष्ठ के परस्पर सटने से होता है। ठीक है, परंतु पूरी तरह नहीं सटते, सटते भी हैं और सटते भी नहीं है, यानी कि स्वतंत्र भी है, सटते हैं यानी स्वतंत्र नहीं है, और नहीं सटते यानी स्वतंत्र भी है। तो इसीलिए इनको स्वर और व्यंजन के मध्य का बोला जाता है। ठीक है, व्यंजन का 3rd नंबर ऊष्म व्यंजन होता है। ये हमारा लास्ट है, ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण घर्षण से होता है। किससे होता है? घर्षण से होता है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा हो। ठीक है, जब हम इन व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, तो हमारी जो हवा मुंह के अंदर आती है वो विभिन्न भागों से टकराती है, और जो सांस छोड़ते हैं वो सांस कैसी निकलती है? गर्म निकलती है। इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन। श, कौन कौन से हैं? श, सलगम वाला, श, श तथा हा। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ही हो गया इकट्ठा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का मतलब ही क्या हो गया? इकट्ठा, यानी ये स्वतंत्र नहीं इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण कितनी 2 या 3 शब्दों से मिलके बनता है। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यानी कि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते। बताया, इनका खुद का अस्तित्व नहीं होता। इनको कोई 2 व्यंजन मिलके इनकी रचना करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन तीनों व्यंजनों के दे रखे हैं कि ये किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अक्षा का प्लस रा से बनता है, त्रा, ता प्लस रा से त्रा, ज्ञा, जा प्लस अड़ा से क्या बनता है? ज्ञा बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इनके जो हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण किन से होते हैं? दूसरे व्यंजनों के मेल से, संयुक्त से। ठीक है, श्रह, ऋषि, रि एक मिश्र वर्ण है। ठीक है, ये भी जो है एक मिश्र वर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। ये है हमारा आज का अध्याय। मुझे आशा है कि आप सबको कुछ समझ में आया होगा, परंतु आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना मेरे वीडियो को और ना ही मेरे चैनल को। ठीक है, यानी ट्रेंडिंग एग्ज़ाम को। बहुत बहुत धन्यवाद।